नमस्कार। आज हम भारत के राजनीतिक नक्शे पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो मौजूदा राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनकी एक पूरी लिस्ट है। लेकिन ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं होगी। हम इसे एक मौके की तरह इस्तेमाल करेंगे ये समझने के लिए कि देश के अलग अलग कोनों में सत्ता का समीकरण आखिर है कैसा। बिल्कुल सही कहा। ये एक तरह का स्नैपशॉट है, मतलब आज की तारीख में कौन कहाँ है। पर अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये हमें गवर्नर्स की नियुक्ति के पैटर्न, क्षेत्रीय बलों की ताकत, ये सब कुछ दिखा सकता है। हाँ, तो ये सिर्फ कौन क्या है की लिस्ट नहीं है, बल्कि ऐसा क्यों है उसे समझने का एक शुरुआती बिंदु है। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर भारत से। हिंदी बेल्ट से। हाँ, जिसे अक्सर हिंदी बेल्ट भी कहा जाता है। सबसे पहले राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश। जी। यहाँ गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। राजधानी लखनऊ। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों ही बड़े नेता राज्य की पारंपरिक राजनीति से मतलब एक तरह से बाहर के माने जाते हैं। अच्छा। हाँ, और ये एक बहुत बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। पारंपरिक तौर पर देखिए तो यूपी की राजनीति स्थानीय जातिगत समीकरणों और परिवारों के आसपास ही घूमती थी। सही बात है। आनंदीबेन पटेल का गुजरात से होना और योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री बनने से पहले राज्य की मुख्यधारा की राजनीति से थोड़ा अलग रहना, ये दिखाता है कि राष्ट्रीय पार्टियां अब राज्यों में नेतृत्व को कैसे बदल रही हैं। तो अब राजस्थान की बात करते हैं। मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा और गवर्नर हैं हरिभाऊ किशनराव बागड़े, और ये भी बताया गया है कि वो मूल रूप से महाराष्ट्र के हैं। हाँ, तो क्या ये भी उसी पैटर्न का हिस्सा है जैसा आप यूपी के बारे में बता रही थी? काफी हद तक। देखिए, गवर्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, और ये एक परंपरा रही है कि गवर्नर अक्सर उस राज्य के नहीं होते जहां उन्हें नियुक्त किया जाता है। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। इसके पीछे का संवैधानिक तर्क ये है कि वो निष्पक्ष रहें और स्थानीय राजनीति में क्या कहते हैं उलझे नहीं। समझ गया। हालांकि कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि ये केंद्र को राज्यों पर नियंत्रण रखने का एक जरिया भी देता है। और उत्तर भारत में आखिरी में है पंजाब और हरियाणा। पंजाब में गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया और सीएम भगवंत मान। हरियाणा में गवर्नर आसिम कुमार घोष और सीएम नायब सिंह सैनी। और दोनों की एक ही राजधानी है, चंडीगढ़। बिल्कुल। और चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसके प्रशासक भी पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ही हैं। अच्छा। हाँ, ये भारत के फेडरल स्ट्रक्चर का एक बहुत ही अनोखा उदाहरण है। एक शहर जो दो राज्यों की राजधानी है और साथ ही सीधे केंद्र से प्रशासित भी होता है। जी, अब मैदानों से पहाड़ों की ओर चलते हैं। हिमालयी राज्य हिमाचल प्रदेश से शुरू करते हैं। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, और यहाँ की दो राजधानियां हैं, गर्मियों में शिमला और सर्दियों में धर्मशाला। और यही चलन हमें जम्मू और कश्मीर में भी दिखता है। हाँ, गर्मियों में श्रीनगर और सर्दियों में जम्मू। बिल्कुल। लद्दाख में भी लेह और कारगिल के बीच यही व्यवस्था है। और ये सिर्फ मौसम की वजह से नहीं है, इसके पीछे गहरे ऐतिहासिक और राजनीतिक कारण भी हैं। अच्छा, मैं तो हमेशा सोचता था कि ये सिर्फ बर्फबारी से बचने के लिए होता होगा। वो एक बड़ा कारण तो है ही प्रशासनिक सुगमता के लिए, लेकिन इसका एक राजनीतिक पहलू भी है। ये राज्य के दो अलग अलग क्षेत्रों को, जिनकी अपनी अलग पहचान है, उन्हें सत्ता का केंद्र महसूस कराने का एक तरीका है। जैसे जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच या हिमाचल में ऊपरी और निचले इलाकों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश। पड़ोस में उत्तराखंड है, जहां गवर्नर गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। राजधानी देहरादून। और फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो अब केंद्र शासित प्रदेश हैं। हाँ, जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा और लद्दाख में केविंद्र गुप्ता। यहाँ उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद महत्वपूर्ण है। ये गवर्नर से थोड़ा अलग होता है। कैसे? जिन केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी विधानसभा होती है, जैसे दिल्ली या जम्मू कश्मीर, वहाँ एलजी केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं। उनके पास राज्य के गवर्नर की तुलना में ज्यादा कार्यकारी शक्तियां होती हैं। अच्छा। और ये अक्सर चुनी हुई सरकार और केंद्र के बीच टकराव का कारण भी बनता है। ठीक है, अब पूर्वी भारत की ओर रुख करते हैं। इस क्षेत्र को पॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स का नाम दिया गया है, और शायद सही भी है। बिल्कुल सही है। शुरुआत बिहार से। गवर्नर मोहम्मद आरिफ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजधानी पटना। और यहाँ एक तथ्य है
जो हमेशा हैरान करता है। नीतीश कुमार वाला? हाँ, 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ। पॉलिटिकल हॉटस्पॉट शब्द यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। देखिए, नीतीश कुमार का बार बार शपथ लेना किसी एक व्यक्ति की राजनीतिक कला से कहीं ज्यादा है। ये बिहार की राजनीति की सच्चाई को दिखाता है, जो मंडल कमीशन के बाद बहुत खंडित हो गई। किसी भी एक दल के लिए अकेले बहुमत लाना लगभग असंभव हो गया है। इसलिए यहाँ की राजनीति सर्वाइवल की राजनीति है। यानी ये एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि पूरे एक क्षेत्र की राजनीतिक मजबूरी है। बिल्कुल। इसी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल है। गवर्नर सीवी आनंद बोस, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ओडिशा, गवर्नर हरिबाबू कंबमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। और झारखंड, गवर्नर संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। हाँ, और ये सभी राज्य अपनी मजबूत क्षेत्रीय राजनीति के लिए जाने जाते हैं। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, इन सभी में क्षेत्रीय दलों या नेताओं का दबदबा है। सही बात है। ये दिखाता है कि भारत की राजनीति सिर्फ दिल्ली से नहीं चलती। इन राज्यों में स्थानीय मुद्दे, सांस्कृतिक पहचान, ये सब राष्ट्रीय लहर पर भी भारी पड़ते हैं। अब देश के आर्थिक इंजन कहे जाने वाले पश्चिम और मध्य भारत की ओर बढ़ते हैं। गुजरात में गवर्नर आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। राजधानी गांधीनगर। और मध्य प्रदेश, गवर्नर मंगूभाई छगनभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। राजधानी भोपाल। और छत्तीसगढ़, जो अब अलग राज्य है, वहां गवर्नर रमेश बैस और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश के साथ देखना ऐतिहासिक रूप से सही है। इन दोनों राज्यों की राजनीति में जो आदिवासी आबादी है, वो एक बहुत बड़ा और निर्णायक फैक्टर है। विष्णुदेव साय का मुख्यमंत्री बनना वो इसी सामाजिक समीकरण का एक उदाहरण है। अब आते हैं महाराष्ट्र पर। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राजधानी मुंबई। यहाँ के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। इनके बारे में एक दिलचस्प बात लिखी है कि इनकी नियुक्ति की चर्चा उपराष्ट्रपति बनने के बाद हुई थी। इसका क्या मतलब है? ये एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत है। अक्सर सक्रिय राजनीति में रहे बड़े नेताओं को गवर्नर का पद दिया जाता है। ये कभी-कभी उन्हें मुख्य धारा की राजनीति से एक सम्मानजनक दूरी देने का तरीका होता है, या फिर किसी राजनीतिक समीकरण को साधने का। तो ये मामला यही दिखाता है। और इसी क्षेत्र में एक छोटा लेकिन मशहूर राज्य है गोवा। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिल्ले। इनके बारे में लिखा है कि हाल ही में इनकी किताब लॉन्च हुई है। क्या एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का इस तरह सार्वजनिक रूप से अपने विचार रखना किसी तरह का हितों का टकराव पैदा नहीं करता? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इस पर अक्सर बहस होती है। देखिए, ये एक बारीक रेखा है। महत्वपूर्ण ये है कि किताब का विषय क्या है। अगर वो राजनीति या किसी विवादास्पद मुद्दे पर है तो ये समस्याजनक हो सकता है। सही है। लेकिन अगर विषय साहित्य, संस्कृति या कानून जैसा तटस्थ है तो इसे आम तौर पर स्वीकार्य माना जाता है। चलिए, अब उस क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं जहां बहुत सारे राज्य हैं। पूर्वोत्तर भारत, सेवन सिस्टर्स और सिक्किम। जी। यहां हम कुछ चुनिंदा राज्यों पर बात करते हैं, जैसे असम, जहां के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा हैं, और गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। शर्मा आज सिर्फ असम के ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वोत्तर के एक बड़े राजनीतिक चेहरे बन गए हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। हिमंत बिस्वा शर्मा का उदय पूर्वोत्तर की राजनीति में एक नए अध्याय जैसा है। वो एक ऐसे नेता का उदाहरण है जो क्षेत्रीय आकांक्षाओं को राष्ट्रीय पार्टी के एजेंडे के साथ सफलतापूर्वक जोड़ते हैं। और फिर मणिपुर है, जहां सीएम एन बीरेन सिंह हैं और गवर्नर अजय कुमार भल्ला, जो पिछले कुछ समय से काफी अशांत रहा है। हाँ, और ये भी लिखा है कि नागालैंड के गवर्नर का पद भी अजय कुमार भल्ला के पास अतिरिक्त प्रभार के तौर पर है। इसका क्या मतलब होता है? अतिरिक्त प्रभार या एडिशनल चार्ज एक अस्थायी व्यवस्था है। इसका मतलब है कि एक गवर्नर अपने राज्य के साथ साथ एक और राज्य की जिम्मेदारियां भी संभाल रहा है। अच्छा, ऐसा तब किया जाता है जब किसी राज्य में गवर्नर का पद अचानक खाली हो जाए। और मणिपुर और नागालैंड जैसे संवेदनशील राज्यों में ये दिखाता है कि प्रशासन में कोई खालीपन न रहे, ये कितना जरूरी है। अब चलते हैं भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप की ओर। यहाँ की राजनीति का अंदाज भी काफी अलग है। आंध्र प्रदेश से शुरू करते हैं। गवर्नर एस अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू। हाँ, नायडू की सत्ता में वापसी राज्य के लिए एक बड़ा मोड़ है, खासकर अमरावती के भविष्य को लेकर। अमरावती मतलब राजधानी? बिल्कुल। आंध्र प्रदेश में पिछले कुछ सालों से राजधानी को लेकर एक बड़ी अनिश्चितता थी।
पिछली सरकार 3 राजधानियों का विचार लाई थी, जबकि नायडू हमेशा से अमरावती को एक बड़ी नियोजित राजधानी बनाने के पक्ष में रहे हैं। उनकी वापसी का मतलब है कि उस प्रोजेक्ट को फिर से गति मिल सकती है। अब तेलंगाना, मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी और गवर्नर हैं विष्णु देव शर्मा। यहाँ एक मजेदार टिप्पणी है, ये वो नाम है जो आप भूल सकते हैं। ये बड़ी मजाकिया बात है, लेकिन ये एक सवाल भी उठाती है, क्यों कुछ राजनीतिक चेहरे हमें याद रहते हैं और कुछ नहीं? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। ये कई चीजों पर निर्भर करता है। कुछ नेता अपने बयानों से मीडिया में बने रहते हैं, कुछ की शैली बहुत मुखर होती है और कुछ शांति से पृष्ठभूमि में रहकर अपना काम करते हैं। और गवर्नर जैसे पदों पर बैठे लोगों के लिए सुर्खियों से दूर रहना अक्सर एक गुण माना जाता है। ये एक अच्छा नजरिया है। तो शायद जिसे हम भूलना कह रहे हैं वो असल में उस पद की गरिमा के अनुरूप आचरण हो। दक्षिण के बाकी बड़े राज्यों में, कर्नाटका में सिद्धारमैया, तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन और केरला में पिनाराई विजयन। हाँ, और ये तीनों राज्य इस बात का उदाहरण है कि कैसे यहाँ राष्ट्रीय दलों के सामने मजबूत क्षेत्रीय नेता और विचारधाराएं खड़ी हैं। और आखिर में बचे हुए केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और सीएम रेखा गुप्ता। यहाँ दिल्ली का उदाहरण सबसे अहम है। क्यों? क्योंकि यहाँ उपराज्यपाल और चुनी हुई सरकार के बीच अधिकारों को लेकर लगातार टकराव चलता रहता है। ये दिखाता है कि भारत का संघीय ढांचा कितना जटिल है। तो ये थी पूरे भारत के राजनीतिक नेतृत्व की एक झलक। हमने सिर्फ नाम और पद नहीं गिने, बल्कि ये समझने की कोशिश की कि ये चेहरे हमें भारत की राजनीति के बारे में क्या बताते हैं। बिल्कुल, हमने देखा कि कैसे गवर्नर्स की नियुक्ति में एक पैटर्न है, कैसे कुछ राज्यों में 2 राजधानियों की व्यवस्था है और कैसे बिहार जैसे राज्य की राजनीति खंडित जनादेश की कहानी कहती है। ये स्नैपशॉट दिखाता है कि भारत को एक ही नजरिए से नहीं समझा जा सकता। हर क्षेत्र की अपनी एक अलग लय है। सही कहा। और इसी के साथ आज की ये पड़ताल हम यहीं खत्म करते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ। जरूर। हमने आज उन चेहरों की बात की जो सत्ता में हैं, जो फैसले लेते हैं, पर सोचने वाली बात यह है कि इन चेहरों के पीछे वो कौन से जमीनी मुद्दे या सामाजिक आंदोलन हैं जो असल में इन राज्यों की राजनीति की दिशा तय कर रहे हैं। शायद असली कहानी उन चेहरों में नहीं, बल्कि उन अदृश्य धागों में छिपी है जो उन्हें नियंत्रित करते हैं।